हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवा एकेडमी। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कैसे रेशम मार्ग का निर्माण हुआ और कैसे रेशम के वस्त्र चीन से उत्पादन के बाद अन्य देशों तक पहुंचाए जाते थे। कि कितने वर्षों पहले चीन में रेशम का निर्माण शुरू हुआ। ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ी। और आज हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 का 11वां चैप्टर, नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नए साम्राज्य का उद्भव कैसे हुआ और नए नए राज्य कैसे बने। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन भी था। जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र की श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, ओके, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। कवि ने इनमें राजा और एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यह कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं जहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ओके, तो ये है वीणा। ये एक चित्र है। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के अन्य गुणों के सिक्कों को दिखाया गया है। जैसे कि सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये सिक्का है, इस पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ओके, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 1.13 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। उन्हें पूर्वी तट के साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ बैंगनी और नीले रंग भी मिलेंगे। यह मानचित्र पर प्रशस्ति के प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनकी प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। नंबर 1, मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 2, इसके बाद दक्षिणापथ में 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब से वे हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी। नंबर 3, पड़ोसी देशों का अंतरिम घेरा बैंगनी रंग से घेरा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नंबर 4, बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ये देखिए, ये आंतरिक राज्य है, मतलब ये वाला राज्य आंतरिक राज्य है। ओके, और
ये बाहरी राज्य आर्यावर्त नगर गुप्त वंश के जीते गए नगर। मतलब ये देखो, अभी दिखाते हैं हम आपको। ये बाहरी राज्य हैं और ये आर्यावर्त है। ओके। और ये जो लाल रंग से रंगा हुआ है ये है नगर और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। और ये सब नगर हैं जो काले रंग से रंगे हुए हैं। ओके। तो चलिए, हमने मानचित्र देख लिया है और अब पढ़ते हैं वंशावलियाँ। पहले विक्रम संवत पढ़ लेते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की यथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया। वंशावलियाँ हम पढ़ते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पिता यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लच्छवी गढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उसके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अनेक अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में सैन्य अभियान में अंतिम शासक ने परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में आपको पढ़ाएंगे। ओके। हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी के बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनके जीवनी हर्षचरित लिखे। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं त्सांग, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व की जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ।
इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राज्य थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियों के बारे में पता चलता है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चला। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम के दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई के दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन राज्य पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे और पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन एक महादंडनायक के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था। यह एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का एक बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, साहर्थवाद यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ओके, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। नए प्रकार की सेना। ओके, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वह इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों की
सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उन समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न प्रकार के काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उन जमाने के आम लोग। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो उनके बारे में उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके। चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूते मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वह लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी जगह को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते थे या आवाज़ सुनाकर लोग सतर्क हो जाते, अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। यह जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की एक बड़ी सेना का सजीव चित्रण है। ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके। अन्यत्र है। मरुभूमि होते हुए सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले थे। ये मुख्य रूप से घोड़ों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रहता था। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह यह इस्लाम भी अल्लाह को सर्वोपरि मानता था। उनके सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का भी अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह के इन सब के लिए क्षमा को पुरस्कृत रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम धर्म उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों के पहले परिचित थे, अब इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, और अगर ये चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।